हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, लास्ट में जो हम पढ़ रहे थे वह पढ़ा था हमने रेस्पिरेशन टॉपिक। क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन। उसी यूनिट में आपके यूनिट नंबर 3 चल रही थी। उसी यूनिट में आपके सेकंड जो पॉइंट है, ये सेकंड जो टॉपिक है वह क्या है हमारा? एंजाइम। क्या है? एंजाइम। तो आज हम किसकी स्टडी करेंगे? एंजाइम पढ़ेंगे। ठीक है, एंजाइम शब्द की उत्पत्ति किसने की? ठीक है, इसकी संरचना क्या होती है तथा इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, आज हम इन पॉइंटों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंजाइम होते क्या हैं तथा इनकी खोज किन वैज्ञानिकों ने की थी। एंजाइम की परिभाषा दें या एंजाइम क्या होते हैं तो देखते हैं। एंजाइम वे सरल या जटिल प्रोटीन होते हैं। एंजाइम वे सरल या जटिल प्रोटीन होते हैं जिनमें उत्प्रेरकी गुण पाए जाते हैं। जिनमें उत्प्रेरणी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं? हमारे एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, एंजाइम वे सरल या जटिल प्रोटीन होते हैं जिनमें उत्प्रेरणी गुण पाए जाते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं कि प्रोटीन से निर्मित होते हैं तथा क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे जो पदार्थ होते हैं प्रोटीन से निर्मित पदार्थ, वे क्या कहलाते हैं? हमारे एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम जो है, एंजाइम शब्द की खोज, ठीक है, एंजाइम शब्द जो है इसकी खोज जो सर्वप्रथम की थी, किसने की थी? विली कूने ने। ठीक है, किन्होंने की थी? विली कूने 1878 ने सर्वप्रथम एंजाइम शब्द की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो एक वैज्ञानिक है हमारे जे बुकनर। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक? बुकनर 1879 में। ठीक है, बुकनर ने सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम ईस्ट कोशिकाओं से, कौन सी? ईस्ट कोशिकाओं से सर्वप्रथम कौन से एंजाइम की खोज की थी? यूरिएज एंजाइम की खोज की थी। ठीक है, ईस्ट कोशिकाओं से यूरिएज एंजाइम की खोज की। यूरिएज एंजाइम की खोज की या पृथक्कृत किया। ठीक है, तो ये कह सकते हैं सबसे पहले जो एंजाइम खोजा गया था वह कौन सा एंजाइम खोजा गया था? यूरिएज एंजाइम। जिसको किससे प्राप्त किया गया था? ईस्ट कोशिकाओं से प्राप्त किया गया था। और यह किसने प्राप्त किया था? बुकनर 1879 में। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखें हम कि एक वैज्ञानिक और है हमारे जेपी समर। ठीक है, कौन से? जेपी समर 1926 में। ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम एंजाइमों को, इनको एंजाइमों को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया। कौन से रूप में? क्रिस्टलीय रूप में पृथक्कृत किया। ठीक है, क्रिस्टलीय रूप में पृथक्कृत किया। इसके पश्चात दो वैज्ञानिक हुए, एक तो थे समर, ठीक है, तथा दूसरे हैं हमारे नॉर्थरॉप। कौन से? नॉर्थरॉप। समर और नॉर्थरॉप ने, ठीक है, एंजाइमों की, किनकी? एंजाइमों की प्रोटीन प्रकृति को बताया। किसको बताया? प्रोटीन प्रकृति को बताया। अर्थात समर और नॉर्थरॉप ने बताया कि सर्वप्रथम कि जो एंजाइम होते हैं कौन से प्रकृति के पाए जाते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो ये कुछ इसकी डिस्कवरी से संबंधित बातें थी। ठीक है, जैसे परिभाषा क्या होती है कि एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम वे सरल या जटिल प्रोटीन होते हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं? उत्प्रेरणी गुण पाए जाते हैं। अर्थात एंजाइमों की क्रियाशीलता में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे प्रोटीन से निर्मित पदार्थ जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं? हमारे एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द की खोज जो की थी सर्वप्रथम किसने की थी? विली कूने 1878 में की थी।
बुकनर 1879 ने सर्वप्रथम यीस्ट कोशिकाओं से कौन से एंजाइम की खोज की? यूरिएज एंजाइम की खोज की। इसके पश्चात जेपी समर 1926 ने सर्वप्रथम एंजाइम को किस रूप में पृथक्कृत किया? क्रिस्टलीय रूप में पृथक्कृत किया। इसके पश्चात समर और नॉर्थरॉप ने एंजाइम की कौन सी प्रकृति को प्रदर्शित किया? प्रोटीन प्रकृति को प्रदर्शित किया तथा बताया कि एंजाइम जो होते हैं कौन सी प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति को होते हैं तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात देखें कि एंजाइम में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, एंजाइम की प्रकृति तथा गुण। ठीक है, एंजाइम की प्रकृति एंड गुण। ठीक है, एंजाइम की प्रकृति क्या होती है तथा उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो एंजाइम की प्रकृति या गुण में देखिए तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है प्रोटीन प्रकृति। ठीक है, कौन सी? प्रोटीन प्रकृति। ठीक है, पहला पॉइंट है प्रोटीन प्रकृति। इसमें बताया गया है कि एंजाइम जो होते हैं कौन सी प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं तथा यह रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम का सबसे बड़ा गुण है प्रोटीन प्रकृति का गुण। ठीक है, दूसरा गुण यदि देखें हम तो वह क्या है? कोलाइडी। ठीक है, कौन सा गुण? कोलाइडी गुण। ठीक है, कोलाइडी गुण में देखिए तो बताया गया है कि कोलाइडी गुण जो सभी प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है? कोलाइडी। ठीक है, अर्थात जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वह भौतिक रूप से क्या होते हैं? कोलाइडी होते हैं। ठीक है, भौतिक रूप से कैसे पाए जाते हैं? कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। अर्थात कोलाइडी प्रकृति के होने के कारण, ठीक है, यह जो होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को, ठीक है, कौन सी अभिक्रियाओं को? रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या प्रदान करते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्रदान करते हैं। अर्थात उत्पाद बढ़ाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं में सबस्ट्रेट जो होता है, एंजाइम जो होते हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा दूसरा गुण है क्या? कोलाइडी गुण। तीसरा जो गुण होता है वह होता है हमारा अणुभार। ठीक है, क्या है? अणुभार। ठीक है, कि प्रोटीन का अणुभार कितना होता है? प्रोटीन कम अणुभार वाले होते हैं या उच्च अणुभार वाले होते हैं? तो प्रोटीन जो होते हैं हमारे सदैव कैसे होते हैं? उच्च अणुभार युक्त। कैसे होते हैं? उच्च अणुभार युक्त होते हैं। अर्थात इनका जो अणुभार होता है वह कैसा पाया जाता है? उच्च अणुभार होता है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें कि इसमें एक एग्जांपल है हमारा पेप्सिन। ठीक है, कौन सा? पेप्सिन। इसका जो अणुभार होता है वह कितना होता है? 35,000। ठीक है, कितना होता है? 35,000 होता है। 35,000 से लेकर, ठीक है, इसका दूसरा है यूरिएज एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम? यूरिएज एंजाइम। इसका अणुभार कितना होता है? 3,85,000 डाल्टन। अर्थात जो प्रोटीन एंजाइम होते हैं 35,000 डाल्टन से 3,85,000 डाल्टन तक युक्त होते हैं। अर्थात इनका अणुभार जो होता है वह उच्च अणुभार होता है। नेक्स्ट गुण देखिए इसका, ठीक है, 4th नंबर पॉइंट है वह क्या है? हमारा संवेदनशीलता। ठीक है, क्या है? संवेदनशीलता। इसी को कहते हैं हम संवेदनशीलता या सुग्राह्यता। ठीक है, संवेदनशीलता या सुग्राह्यता। ठीक है, अर्थात सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी। एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, वह क्या करते हैं? संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। यह संवेदनशीलता अनेक प्रकार की हो सकती है, अलग अलग पदार्थों के प्रति हो सकती है। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं 3 प्रकार से मोस्टली संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। जैसे पहला यदि देखें हम कि पहली संवेदनशीलता वह क्या है? ऊष्मा संवेदनशीलता। ठीक है, कौन सी? ऊष्मा संवेदनशीलता। ठीक है, ऊष्मा संवेदनशीलता में ये होता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं,
ठीक है। जितने भी एंजाइम होते हैं वे मोस्टली 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, ठीक है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य सर्वाधिक रूप से क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है, इनकी जो क्रियाशीलता होती है वह कितने टेम्परेचर पर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इनकी क्रियाशीलता जो एक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। लेकिन उच्च तापक्रम पर, उच्च ताप पर या उच्च तापक्रम पर इनकी जो सक्रियता है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है, नष्ट हो जाती है। हाई टेम्परेचर पर जो एंजाइम होते हैं वह कैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय, कैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार से एंजाइम जो होते हैं ऊष्मा के प्रति संवेदनशील होते हैं, अर्थात ये कहते हैं हम कि एंजाइम जो होते हैं हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं तथा एक निश्चित परास पर इनकी क्रियाशीलता जो होती है वो कैसी पाई जाती है, सर्वाधिक होती है। यह जो परास होती है लगभग कितनी मानी जाती है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाई जाती है। दूसरे प्रकार की संवेदनशीलता यदि देखें हम, वह क्या है, निरोधन। क्या है, निरोधन, इनहिबिशन, इनहिबिशन, ठीक है, निरोधन। ठीक है, दूसरे प्रकार की संवेदनशीलता है ये निरोधन। निरोधन क्या है कि कोई जितने एंजाइम होते हैं इनकी जो क्रियाशीलता होती है, जब इसमें कुछ सब्सट्रेट मिला दिए जाए, कुछ ऐसे कारक या पदार्थ मिला दिए जाए जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, या एंजाइम की क्रियाशीलता में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऐसे बाधा उत्पन्न करते हैं तो इस प्रकार की क्रियाशीलता को क्या कहते हैं, हम निरोधन कहते हैं। तथा ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, कम कर देते हैं या उनमें बाधा उत्पन्न कर देते हैं उनकी क्रियाशीलता में, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, निरोधक कहलाते हैं। ठीक है, तथा इस गुण को क्या कहते हैं, निरोधन कहते हैं। निरोधन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम का निरोधन जो होता है दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है प्रतियोगी निरोधन। ठीक है, कौन सा निरोधन, प्रतियोगी निरोधन। तथा दूसरे प्रकार का जो होता है वह होता है अप्रतियोगी निरोधन। ठीक है, प्रतियोगी निरोधन तथा अप्रतियोगी निरोधन। इनके बारे में हम डिटेल से बात में पूरा पढ़ेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है निरोधन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता रहता है। तीसरे प्रकार की जो संवेदनशीलता है वह है हमारा उत्प्रेरण। ठीक है, क्या है, उत्प्रेरण। ठीक है, उत्प्रेरण क्या है कि एंजाइम की क्रियाशीलता से एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो इनमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों के प्रति ये क्या करते हैं, एंजाइम संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं तथा ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। इस प्रकार से जो एंजाइम है 3 प्रकार की संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीएच। ठीक है, पीएच। पीएच में ये देखें हम कि जो एंजाइम होते हैं वह एक निश्चित पीएच होते हैं, निश्चित पीएच के प्रति ही संवेदनशील होते हैं। अलग अलग प्रकार के एंजाइम अलग अलग पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे कुछ एंजाइम जो होते हैं वह एक निश्चित पीएच पर क्या होते हैं, उदासीन होते हैं तथा कुछ एंजाइम क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं तथा कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो अलग अलग एंजाइम जो उनकी जो पीएच होती है अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। छठा जो सबसे गुण है इसका वह है उत्प्रेरणी गुण। कौन सा गुण, उत्प्रेरणी गुण। अर्थात जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरणी गुण कहा जाता है। तो ये क्या है, हमारे कुछ एंजाइम के गुण हैं। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको यूनिवर्सिटी में। कौन कौन से गुण है एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है, प्रोटीन प्रकृति। अर्थात एंजाइम जो होते हैं वे जटिल या सरल प्रोटीन से निर्मित होते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दूसरा जो गुण है
उसका वह क्या है, कोलाइड गुण। एंजाइम जो होते हैं भौतिक रूप से कैसे होते हैं, कोलाइडी होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के लिए सबस्ट्रेट से क्रिया करने के लिए क्या कर देते हैं, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं या पृष्ठीय क्षेत्रफल उपलब्ध कराते हैं। तीसरा जो है वह क्या है हमारा अनुभाग। जितने भी एंजाइम जो होते हैं वे उच्च अनुभाग युक्त होते हैं तथा इनका अनुभाग 35,000 से 3,83,000 डाल्टन के मध्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संवेदनशीलता, अर्थात जो एंजाइम होते हैं अलग अलग प्रकार से अलग अलग पदार्थों के प्रति, ठीक है, अलग अलग कारकों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। जैसे पहले प्रकार की संवेदनशीलता है ऊष्मा संवेदनशीलता। ऊष्मा संवेदनशीलता में यह है कि जितने भी एंजाइम जो होते हैं वे हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सर्वाधिक रूप से ये जो होते हैं 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य सर्वाधिक रूप से सक्रिय होते हैं तथा सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। दूसरी प्रकार की संवेदनशीलता है निरोधन। निरोधन का मतलब है क्रियाशीलता कम होना। निरोधन का मतलब क्या है, क्रियाशीलता कम होना। अर्थात एंजाइम जो होते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इनमें कुछ सबस्ट्रेट या कुछ कारक ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता में बाधा उत्पन्न करते हैं या एंजाइम की सक्रियता को कम कर देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निरोधन कहते हैं तथा ऐसे कारकों को क्या कहा जाता है, निरोधक कहते हैं। निरोधन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का पाया जाता है, प्रतियोगी निरोधन और अप्रतियोगी निरोधन। तीसरे प्रकार की संवेदनशीलता है वह क्या है, उत्प्रेरण। अर्थात एंजाइम जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, उत्प्रेरित कर देते हैं। ऐसे कारक क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा एंजाइम के ऐसे गुण को क्या कहेंगे हम, उत्प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5वां गुण पीएच। एंजाइम जो होते हैं अलग अलग प्रकार के पीएच प्रदर्शित करते हैं। जैसे कुछ एंजाइम उदासीन प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, कुछ एंजाइम अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं तथा कुछ एंजाइम क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेरणी गुण। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को या रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं। तो ये कोई 5-6 हमारे प्रोटीन की प्रकृति या गुण से संबंधित तथ्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें हम उत्प्रेरक की एंजाइमों की प्रकृति तथा गुण के पश्चात। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं सबसे अच्छा क्वेश्चन है एंजाइम का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, कि एंजाइम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तथा इनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये देखते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर। किसके आधार पर, रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर जो एंजाइम होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं एंजाइम, 6 प्रकार के होते हैं। इनके नाम देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। ये 6 एंजाइम होते हैं। पहला जो होता है वह होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, कौन सा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा जो एंजाइम है वह क्या है हमारा, ट्रांसफेरेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम, ट्रांसफेरेज एंजाइम। नेक्स्ट जो है वह क्या है हमारा, हाइड्रोलेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम जो है वह क्या है हमारा, लाइसेलेज एंजाइम। ठीक है, फिफ्थ जो एंजाइम है वह है हमारा आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा प्रकार, आइसोमेरेज एंजाइम। तथा 6वां जो है वह है हमारा लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। तो यह रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर हमारे 6 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। पहला कौन सा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकंड वन ट्रांसफेरेज। थर्ड इज हाइड्रोलेज। फोर्थ इज लाइसेज। फिफ्थ इज आइसोमेरेज एंड लास्ट इज लाइगेज एंजाइम। अब ये क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रेरित करते हैं और प्रेरित करते हैं, इनके बारे में देखते हैं हम। वैसे तो आपको नाम से पता लग गया होगा कि ये
एंजाइम जो होते हैं वे एंजाइम जो रासायनिक अभिक्रियाओं में ठीक है ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन तथा अपचयन दोनों रूपों में भाग लेते हैं। ठीक है, दोनों रूपों में भाग लेते हैं अर्थात ऐसे एंजाइम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे ऑक्सीडो रिडक्टिव एंजाइम कहलाते हैं। अर्थात ये कहते हैं हम वे एंजाइम जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ऑक्सीडेशन तथा अपचयन दोनों प्रकार से कार्य करते हैं वह एंजाइम क्या कहलाते हैं हमारे ऑक्सीडो रिडक्टिव एंजाइम कहलाते हैं। इनके अंतर्गत जो एंजाइम आते हैं एग्जांपल देते हैं हमारे ठीक है वो क्या है ऑक्सीडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ऑक्सीडेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये ऐसे एंजाइम हैं जो कि ठीक है किस प्रकार से कार्य करते हैं ऑक्सीडो रिडक्टिव रूप में कार्य करते हैं। तो ये पहले प्रकार के एंजाइम हमारे ऑक्सीडो रिडक्टिव। ठीक है, दूसरे प्रकार के एंजाइम देते हैं हम वह कौन सा है हमारा ट्रांसफेरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, ट्रांसफेरेज एंजाइम का मतलब है ट्रांसफर करना। क्या करना? ट्रांसफर करना। अर्थात वे एंजाइम जो किसी समूह को ठीक है किसी समूह को एक परमाणु या अणु ठीक है एक अणु ऐसे लिख देते हैं एक अणु। ठीक है, एक अणु कौन सा होगा? ये दाता अणु। ठीक है, दाता अणु से दूसरे अणु जिनको क्या कह सकते हैं हम? ग्राही अणु। ठीक है, क्या कह सकते हैं? ग्राही अणु में स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? ट्रांसफेरेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसफेरेज एंजाइम। वे एंजाइम जो किसी समूह को एक अणु दाता अणु से ग्राही अणु दूसरे अणु में क्या कर देते हैं? स्थानांतरित करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? ट्रांसफेरेज एंजाइम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने पढ़ा था आपको एक है रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ी थी हमने ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, एक प्रोसेस पढ़ी थी ग्लाइकोलाइसिस। उसमें देखते हैं हम कि जो ग्लूकोज है ठीक है ग्लूकोज है इसकी क्रिया किससे करवाई जाए? एटीपी से। ठीक है, किससे करवाई जाए? एटीपी से करवाई जाए। तो इसके मध्य जो एंजाइम है ठीक है वैसे एंजाइम का नाम आपको याद होगा नहीं है? मैं बता देता हूँ ये क्या है हमारा हेक्सोकाइनेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है ट्रांसफेरेज एंजाइम के रूप में कार्य करता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम यह क्या करता है? एटीपी से एक फॉस्फेट अणु ठीक है तो एटीपी यहाँ क्या है? दाता अणु और ग्लूकोज यहाँ पर क्या है? ग्राही अणु। एटीपी से एक फॉस्फेट समूह को किसमें ट्रांसफर कर देता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज में ट्रांसफर कर देता है और किसका निर्माण करता है? हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और साथ में यहाँ पर क्या बन जाता है? एटीपी। ठीक है, क्या बनता है? एटीपी। अर्थात एटीपी से एक फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण यहाँ पर हो जाता है ग्लूकोज में हो जाता है और किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। तो वह एंजाइम कौन सा है? हमारा हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, जो कि किसके रूप में कार्य करेगा? ट्रांसफेरेज एंजाइम कहलाता है। तो एग्जांपल क्या होता है ट्रांसफेरेज एंजाइम का? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ट्रांसफेरेज एंजाइम दूसरा प्रकार। थर्ड प्रकार देखें हम हाइड्रोलेज। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलेज एंजाइम। तो नाम से पता है हाइड्रोलेज एंजाइम किससे संबंधित है? H2O से। किससे संबंधित है? H2O से संबंधित है। अब ये एंजाइम क्या होते हैं? देखो कि ये वे एंजाइम जो H2O बंधों को तोड़कर H2O बंध या जल के बंधों को
तोड़कर, ठीक है, सबस्ट्रेट से, इससे सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन बॉन्डों को जोड़ते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट से जोड़ते हैं। ऐसे एंजाइम जो हैं वे क्या कहलाते हैं, हमारे हाइड्रोलिज एंजाइम कहलाते हैं। परिभाषा में ये कहते हैं हम कि एक प्रकार से जो है कि वे एंजाइम जो H2 को बंधों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, विखंडित कर देते हैं, जल का अपघटन कर देते हैं। ऐसे एंजाइम क्या कहलाते हैं, हमारे हाइड्रोलिज एंजाइम कहलाते हैं। और प्रकृति में अलग अलग प्रकार के हाइड्रोलिज एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, तो वह है सुक्रेज। कौन सा एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम। और भी एंजाइम है जैसे इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है, कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम। सुक्रेज एंजाइम का एग्जांपल देखें तो हमारा एक पदार्थ है सुक्रोज, जिसका सूत्र क्या होता है C12H22O11, ठीक है, ये क्या है, सुक्रोज, क्या है, सुक्रोज। इसकी क्रिया किसके साथ कराई जाए, जल के साथ, ठीक है। तो जो सुक्रेज एंजाइम है वह जल को क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। सुक्रेज एंजाइम जो है H2O बॉन्ड को क्या कर देता है, तोड़ देता है, हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देता है, जिससे हमारे यह जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो टूटे हुए भाग हैं वह किससे जुड़ जाते हैं, हमारा आधारी पदार्थ जो सबस्ट्रेट है सुक्रोज उससे जुड़ जाते हैं। तो किसका निर्माण हो जाता है, हमारा दो पदार्थों का निर्माण होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। तो ये कौन से एंजाइम, हमारे हाइड्रोलेज एंजाइम। दोबारा से देखें, हाइड्रोलेज एंजाइम किसे कहते हैं, क्या कार्य करते हैं। हाइड्रोलेज एंजाइम वे एंजाइम जो H2O बंधों को तोड़कर, ठीक है, सबस्ट्रेट से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसे एंजाइम क्या कहलाते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम, जैसे सुक्रोज, इन्वर्टेज आदि। एग्जाम्पल है सुक्रेज एंजाइम, ये क्या करता है, H2O को तोड़ देता है और H2O को तोड़ने के पश्चात जो आयन निर्मित होते हैं उनको बंधों से तोड़ देता है, जोड़ देता है और इसका निर्माण करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करता है, ठीक है। तीसरे प्रकार के जो एंजाइम हैं वह क्या है, लाइसेज एंजाइम, ठीक है, कौन से एंजाइम, लाइसेज एंजाइम, ठीक है। लाइसेज एंजाइम जो है वह क्या करते हैं, हमारे फोर्थ लाइसेज एंजाइम, जैसे सेम किसकी तरह होते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम की तरह। हाइड्रोलेज एंजाइम केवल H2O के बंधों को तोड़ते हैं तथा लाइसेज एंजाइम जो होते हैं अलग अलग प्रकार के बंधों को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो लाइसेज एंजाइम को देखेंगे तो वे एंजाइम जो विभिन्न बंधों को तोड़ देते हैं या विखंडित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम लाइसेज एंजाइम कहते हैं। जैसे देखें कि ये क्या करते हैं, कार्बन मध्य, कार्बन ऑक्सीजन मध्य, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन, कुछ भी हो कार्बन के साथ एक्स्ट्रा कोई भी हो, सभी बंधों को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उत्पाद निर्माण प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे कि एंजाइम में रासायनिक अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था हमने, एक है हमारा ग्लूकोज, कौन सा एंजाइम, वह है एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है, कौन सा एंजाइम, एल्डोलेज एंजाइम। याद आ होगा आपको, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में एल्डोलेज एंजाइम क्या कार्य करता था, यह क्या कार्य करता था कि जो ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, ठीक है, ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है उसको क्या करता है, तोड़ने का कार्य करता है। बताया था ना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को क्या करता है, ये एंजाइम कौन सा, एल्डोलेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, एल्डोलेज एंजाइम क्या कर देता है, तोड़ देता है और किसका निर्माण होता है, PgAl फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड तथा DHAP, ठीक है, कौन सा एंजाइम, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से देखें कि जो एल्डोलेज एंजाइम है किस रूप में कार्य कर रहा है, यहाँ पर लाइसेज एंजाइम के रूप में कार्य करता है, जो कि क्या कर देता है, विभिन्न बंधों को तोड़ देता है और उत्पाद का निर्माण करता है।
एग्जाम्पल एल्कोहलिक एंजाइम फ्रक्टोपल्सिक डाइफॉस्फेट को तोड़कर किसका निर्माण करता है, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण करता है। तो ये है हमारा कौन सा एंजाइम, लाइसेस एंजाइम। पांचवा जो एंजाइम है हमारा, ठीक है, वह क्या है, आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम, आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है, आइसोमेरेज एंजाइम को देखते हैं हम। आइसोमेरेज एंजाइम क्या होते हैं, वे एंजाइम जो, ठीक है, वे एंजाइम जो सबस्ट्रेट में, ठीक है, अर्थात जितने भी आधारी पदार्थ होते हैं, आधारी पदार्थ सबस्ट्रेट में क्या कर देते हैं, समावयवी परिवर्तन करते हैं। कौन सा परिवर्तन, समावयवी परिवर्तन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, आइसोमेरेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है, वे एंजाइम जो सबस्ट्रेट में समावयवी परिवर्तन करते हैं, उन एंजाइम को क्या कहते हैं हम, आइसोमेरेज एंजाइम कहते हैं। अब आइसोमेरेज एंजाइम में हमने एक एग्जांपल पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में, वह क्या था, फास्फोग्लूको और फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज। ठीक है, एग्जांपल पढ़ा था हमने फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम जो है वह क्या परिवर्तन करता है, किस प्रकार से समावयवी परिवर्तन करता है। तो इसमें हमने बताया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ठीक है, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या कर देता है, समावयवी परिवर्तन कर देता है और किसका निर्माण करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। ऐसे जो एंजाइम है वे एंजाइम क्या कहलाते हैं, हमारे आइसोमेरेज एंजाइम कहलाते हैं। फोर्थ जो है हमारे, वह क्या है, लास्ट जो है 6 नंबर का, वह क्या है, लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। ठीक है, लास्ट है लाइगेज एंजाइम। सिंपल सा है कि यह एंजाइम जो है, ठीक है, यह एंजाइम जो है क्या कार्य करता है, विभिन्न बंधों को जोड़ने का कार्य करता है। वे एंजाइम जो विभिन्न बंधों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन एंजाइम को क्या कहते हैं, हम लाइगेज एंजाइम कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं लाइगेज एंजाइम का, ठीक है, वे क्या है, इन एंजाइमों को, लाइगेज एंजाइमों को एक और नाम से जानते हैं हम, जैसे सिंथेटेज एंजाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन से एंजाइम, सिंथेटेज एंजाइम भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए सिंथेटेज एंजाइम का, ठीक है, वह क्या है कि यदि हम एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड की क्रिया किसके साथ करवाएं, एमिनो के साथ, एमिनो समूह के साथ, तथा इसमें क्या भाग लें, एटीपी, ठीक है, क्या भाग लेता है, एटीपी भाग लेता है। तो ये एंजाइम है हमारा, कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, इसको सिंथेटेज एंजाइम कहते हैं। इसको कार्य के आधार पर देखें तो एस्परजिनेज, कौन सा एंजाइम, एस्परजिनेज क्या कहते हैं हम इसको, सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, जो जोड़ने का कार्य करते हैं उनको सिंथेटेज एंजाइम भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, एमिनो समूह को किससे जोड़ देते हैं, एस्पार्टिक एसिड से जोड़ देते हैं और किसका निर्माण करते हैं, एस्परजिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, एस्परजिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या कार्य करते हैं, लाइगेज एंजाइम विभिन्न बंधों को जोड़ देने का कार्य करते हैं। तो ये 6 प्रकार के एंजाइम हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय जैव रासायन संघ के द्वारा बताए गए हैं और किसके आधार पर है, रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर। पहला ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकंड वन ट्रांसफेरेज, थर्ड वन हाइड्रोलेज, फोर्थ इज लाइसेज, फिफ्थ इज आइसोमेरेज एंड सिक्स्थ इज लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो आज हमने जो है वे क्या पढ़ा, एंजाइम के बारे में, एंजाइम क्या होते हैं, कि खोज किस प्रकार से की गई, एंजाइम के कौन कौन से गुण होते हैं तथा एंजाइमों का वर्गीकरण। ठीक है, अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एंजाइम की
और एंजाइमों के विभिन्न सिद्धांत की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। थैंक यू। हो गया क्या?